अब हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। रॉलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्शनल के लिए भी यहां से क्वेश्चन आए हैं और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट एक ऐसी घटना है जो राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को चेंज कर देता है, उसकी गति को परिवर्तित कर देता है, पूरी राष्ट्रीय आंदोलन की सामर्थ्य को बदल देता है और उसके नेतृत्व को बदल देता है। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, संगठित हो जाता है, यानी एक तरह से संगठित राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। और यहां से लेकर के 1947 तक जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चलता है, स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, वह कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है। यहां से लेकर के आप एक समय ऐसा आता है, आप उसको पहले विश्व युद्ध का समय मान सकते हैं, 1914 से लेकर के 1918 का समय। ये जो समय है ये संधिकाल है। राष्ट्रीय आंदोलन का ट्रांजिशन फेज है, संधिकाल है। यानी पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, और इसके बाद में जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला, इन दोनों में मौलिक अंतर है, इसीलिए इसको संधिकाल माना जाता है। और इस संधिकाल को आगे के आंदोलन से समझने के लिए दो घटनाओं को समझना आवश्यक है। जैसे हमने पहले ही कहा है, दो घटनाएं, उनमें से पहली है रॉलेट एक्ट और दूसरा आप कह सकते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चलता है। तो दो घटनाएं हैं इस पीरियड में, एक आप होम रूल आंदोलन कह सकते हैं, दूसरा आप रॉलेट एक्ट कह सकते हैं, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की गति को बदल दिया था, उसकी दिशा को चेंज कर दिया था, उसके सामर्थ्य को बदल दिया था और नेतृत्व को बदल दिया था। हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग समझेंगे? सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट की बैकग्राउंड को समझेंगे। इतिहास में कोई घटना अचानक नहीं होती, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। खास तौर से मेंस के लिए, आप जब आईएएस मेंस करते हैं, पीसीएस मेंस करते हैं, तो बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी हम लोग पृष्ठभूमि की बात करेंगे और इसी पृष्ठभूमि में उन कारणों की तलाश करेंगे, वे कारण कौन कौन से हैं जिनकी परिणाम स्वरूप रॉलेट एक्ट आता है, ब्रिटिश सरकार विवश होती है एक दमनकारी कानून लाने के लिए। तो उन कारणों की पहचान करेंगे। इसके बाद हम लोग इस एक्ट के बारे में जानेंगे। इस एक्ट में क्या था, इसके प्रावधान क्या थे, मेन प्रोविजंस क्या थे, इसके प्रावधान क्या है, क्यों इसको काला कानून कहा गया, दमनकारी कानून कहा गया। तो उन प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद पब्लिक रिस्पांस के बारे में बात करेंगे। जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, महात्मा गांधी जी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अन्य नेतागण क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और यहां पर पब्लिक रिस्पांस में हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो एक ऐसा रिस्पांस आता है जनता का जो 1857 के बाद पहली बार दिखाई पड़ता है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, कैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति प्रदान करता है,
कैसे नई रणनीति प्रदान करता है, कैसे नया नेतृत्व प्रदान करता है, राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक हर दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट पीसीएस करते हैं, आईएएस एग्जाम करते हैं, सब जगह के लिए बड़ा जरूरी है। जीएस के लिए बड़ा आवश्यक, हमने पहले ही स्पष्ट किया। अब यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन मेंस में भी यहां से आया है। प्रारंभिक परीक्षा में तो पूछा ही जाता है, मेंस में जो क्वेश्चन आता है चर्चा करने से पहले उसको हम समझ लेते हैं। आप अपनी तैयारी मेंस के दृष्टिकोण से ही करेंगे। जब भी विषय का अध्ययन करेंगे, अगर आपका ऑप्शनल है या जो भी आपका ऑप्शनल है, जो भी टॉपिक आप करेंगे, आपको देखना है कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दोनों को आधार बना करके ही आप अपने विषय का अध्ययन करेंगे, विषय के बारे में एक सामान्य समझ डेवलप करेंगे। अब यहां से रॉलेट एक्ट से जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। 2015 में आया है और ये क्वेश्चन है, सर्वत्र मजबूत विरोध के बावजूद रॉलेट विधान को अस्तित्व में बनाए रखना राष्ट्र का अपमान है। राष्ट्रीय गौरव की सांत्वना के लिए उसका निरसन करना आवश्यक है। ये वास्तव में गांधी जी का स्टेटमेंट है। इसके बारे में उन्होंने पूछा है और इसका उत्तर आपको लिखना है। क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं, इंग्लिश में उसको देख लेते हैं। दिस रिटेंशन ऑफ रॉलेट लेजिस्लेशन इन द टीथ ऑफ यूनिवर्सल अपोजिशन इज एन ए रिपील is necessary affront to the nation. Its repeal is necessary to appraise national honor. तो ये एक प्रश्न है मेंस का। अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। किस पृष्ठभूमि में ये आंदोलन शुरू होता है उसकी चर्चा करते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा कारणों के संदर्भ में इसके कारण क्या है, इसमें इतिहास लेखकों का दृष्टिकोण भी थोड़ा सा जानना होगा। तो सबसे पहले हम उसी की चर्चा करते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड पर आते हैं। जैसे जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार है, उनका क्या कहना है ये हमको समझना है। इसके अलावा जो हमारे साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो क्या कह रहे हैं, उसको हमको समझना है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह हुआ है उसको कैसे समझना है, यहां पर दो दृष्टिकोण मिलेंगे। तो सबसे पहले हम साम्राज्यवादी इतिहासकारों के दृष्टिकोण की बात करते हैं। इनका कहना है कि इनका अपना दृष्टिकोण था और जो भी दृष्टिकोण था उसका उद्देश्य होता था ब्रितानी सत्ता को मजबूत बनाना। हमने अनेक बार स्पष्ट आपको किया है कि आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए आपको हिस्टोरियोग्राफी का ज्ञान होना जरूरी होता है। कौन सी बात किस दृष्टिकोण से कही जा रही है इसको समझना होता है। उससे सहमति असहमति के बिंदु तभी आप निकाल पाएंगे, तभी आप लिख पाएंगे। अब जो भी साम्राज्यवादी इतिहास लेखक हैं, इनका दृष्टिकोण है कि ब्रितानी सत्ता के औचित्य को सिद्ध करना, उनकी उपलब्धियों को बताना और जो भारतीय उपलब्धियां हैं उनको नकारना, राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र को नकारना, नेता वर्ग की उपलब्धियों को नकारना। तो इन्होंने कहा कि ये जो सत्याग्रह हुआ है रॉलेट एक्ट के विरोध में, ये कुछ नेतागण हैं, कुछ सत्ता लोभी नेतागण हैं और कांग्रेस के नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। तो उनमें से जो बहुत एलीट क्लास है कांग्रेस का, अभिजन लोग हैं, वो इस सत्याग्रह को संचालित कर रहे हैं।
यानी कांग्रेस की कुछ एलीट क्लास के लोग सत्ता की लालच में एक निहायत जरूरी कानून यानी रॉलेट कानून के विरोध में एक सत्याग्रह कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है। अब यहां से सहमत असहमत की बात बाद में हम लोग करेंगे। एक बात तो तय है, सत्ता लोभी, सत्ता लालच अगर ये मान भी ले नेताओं को था, तो जनता कैसे जुड़ती है, पूरे भारत में कैसे विरोध होता है, तो अपने आप में इससे सहमति आवश्यक नहीं है, सहमत होना बहुत कठिन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो भारतीय जनता ने, भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, अधिकांश नेताओं ने समर्थन किया अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण का। तो ये आशा थी कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होगी तो स्वशासन की प्राप्ति होगी। भारत में स्वशासन को लेकर के होम रूल आंदोलन हो रहे थे, स्वशासन की आशा थी। लेकिन रिजल्ट क्या आया? परिणाम क्या हुआ? स्वशासन के स्थान पर दमन, अंग्रेजी दमन, रॉलेट एक्ट के रूप में, अन्य कानूनों के रूप में। तो ये जो दमन हुआ है अंग्रेजी सरकार की तरफ से, इसको लेकर के भारतीय जनता में हताशा है, भारतीय जनता में निराशा है, और इसी का परिणाम है ये जो सत्याग्रह हुआ है, रॉलेट आंदोलन हुआ है रॉलेट एक्ट के विरोध में, उसी का परिणाम है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह को इस दृष्टिकोण से समझना है। यहां से भी अगर ये मान भी लें कुछ एलीट क्लास है, लाभ पाना चाहते हैं, तो जनता का उभार कैसे आया, कैसे बड़ी संख्या में जनता जुड़ी, और लगभग पूरे भारत में जुड़ी, बड़ी पैमाने पर, बड़े बड़े शहरों में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदेशों में हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इसमें बैकग्राउंड में सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव स्वरूप बड़ी पैमाने पर मूल्य में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी की समस्या आ रही है, और जगह जगह इसको लेकर के लोग परेशान हैं। बड़ी पैमाने पर पहले विश्व युद्ध में सैन्य भर्ती भी होती है, और ऐसा भी उल्लेख मिलता है पंजाब जैसे इलाकों में बड़ी पैमाने पर जबरन भर्ती होती है। इसको लेकर भी असंतोष है, एक असंतुलन पैदा हो जाता है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि रॉलेट सत्याग्रह में पंजाब में जो ज़्यादा समस्याएं आई हैं, जलियांवाला बाग आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर जो उपद्रव हुई, वहाँ जो बड़ी पैमाने पर असंतोष उभरी, उससे इसी से जोड़कर देखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 12 लाख सैनिकों की भर्ती हुई, और उसमें लगभग 3.5 लाख, 3,55,000 के आंकड़े आते हैं, लगभग 3.5 लाख सैनिक पंजाब से थे। तो एक असंतुलन हो गया था वहाँ पर, लोगों की समस्याएं बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही है, जो विदेशों से आयात हो रहा है उसमें 2 से 2.5 गुना महंगाई बढ़ जाती है, खाद्यान्न डबल रेट में हो जाते हैं, और जो भारतीय उत्पादन हो रहा था उसमें उस प्रकार की महंगाई नहीं बढ़ रही है, उस रेस्पेक्ट में मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। तो स्वाभाविक है जो किसान है, मजदूर है, आम जनता है, वो परेशान है, और जैसे ही उसे अवसर प्राप्त होता है वह उठ खड़ी होती है अंग्रेजी सत्ता के विरोध में। तो इस पृष्ठभूमि को समझना होगा। यहाँ से वो व्याख्या आप कर पाएंगे जहाँ से ये आपसे पूछा जाता है
कैसे ये जन राष्ट्रवाद की दिशा में एक कदम था रॉलेट सत्याग्रह, तो आप इस पृष्ठभूमि से उसको समझ पाएंगे। दूसरी बात कि उस समय पूरे पहले विश्व युद्ध के दौरान गदर आंदोलन को देखा, उसके पहले आप देखिए क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, जिनको आप क्रांतिकारी आतंकवादी, आतंकवाद के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं और एक संभावना है फिर से उनकी उभरने की। तो ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके बारे में कोई कानून होना चाहिए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ब्रिटिश राज को बचाया जाए, जनता के हितों को बचाया जाए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए उनको समझने के लिए और कैसे जो ब्रिटिश राज है उसको बचाए रखने के लिए किन कानूनों की जरूरत होगी, और इसीलिए एक सेडिशन कमेटी बनती है, राजद्रोह समिति बनती है रॉलेट के, सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, और वहीं से रॉलेट एक्ट हमारा आता है। तीसरी बात आप ये समझ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक कानून बना था, वो कानून है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। आप उसको लिख सकते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का है, 1915 का है। और ये जो कानून है इसकी अवधि अब समाप्त होने वाली है, धीरे धीरे इसकी अवधि समाप्त होने वाली है, एक नए कानून की आवश्यकता है। तो इसी पृष्ठभूमि में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जो राजद्रोह की समस्या ब्रितानी दृष्टि से भारत में विद्यमान है या उसके आगे बढ़ने की संभावना है, और आगे इस कानून को भी दृष्टिगत रखते हुए एक कमेटी बनाई गई, रॉलेट कमेटी, और उसी कमेटी की अनुशंसा पर, उसकी रिकमेंडेशंस पर रॉलेट एक्ट आता है। तो ये तो हमारी पृष्ठभूमि है, इसमें हमने इतिहास लेखन की दृष्टिकोण से बातें चर्चा की, मेंस के लिए उपयोगी होगा, और बैकग्राउंड में कैसे समझना है, कैसे उस समय देश की जनता परेशान है और इसकी अभिव्यक्ति होती है पूरे देश में सत्याग्रह के रूप में। ब्रितानी दृष्टि से यदि आप देखेंगे कि जो समस्याएं हैं आतंकवाद से संबंधित और कानून से संबंधित, उनके निदान के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और परिणाम होता है रॉलेट एक्ट। अब हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। एक्ट मेन प्रोविजंस, मुख्य प्रावधान क्या है, रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे हम। ये जो डेट है वो मार्च 1918 का है, 18 मार्च 1918 को ये पारित हुआ था। इसकी थोड़ी सी यहाँ भी थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझें। जैसे मैंने आपको बताया, एक कमेटी बनी जिसको कहते हैं राजद्रोह समिति, सेडिशन कमेटी। राजद्रोह समिति ये 1917 में बनती है। ब्रिटिश जज हैं, उनका नाम है, नोट कर सकते हैं, सिडनी रॉलेट। चूंकि सिडनी रॉलेट उसके अध्यक्ष हैं, इसीलिए इनकी अनुशंसा पर जो एक्ट बनता है उसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, रॉलेट एक्ट। अब 1917 में जब ये कमेटी बनी, इन्होंने 2 कानून के संबंधित प्रस्ताव दिया, और ये प्रस्ताव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको उस समय
इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। आप इसको केंद्रीय विधान परिषद कह सकते हैं, दिल्ली। वहां ये रखा जाता है और जैसे ही ये केंद्रीय विधान परिषद में आता है, इसका विरोध शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है। गांधी जी ने जब इसका प्रारूप पढ़ा तो इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। उसको हम लोग पब्लिक रिस्पांस में करेंगे। यहां पर हम ये समझेंगे कि ये जो कानून आया है, रॉलेट एक्ट आया है, इसमें क्या क्या बातें हैं। तो ये जो कानून है इतना दमनकारी कानून है, हमने पहले उल्लेख किया है, इसको काला कानून भी कहते हैं, काला कानून। गांधी जी ने इसको ब्लैक लॉ की संज्ञा दी है, काले कानून की संज्ञा दी है। इसका जो पूरा नाम था वो भी नोट कर सकते हैं, द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1918। तो ये पूरा नाम हुआ, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इस कानून में क्या था उसको समझने की आवश्यकता है, वो मेन पॉइंट है आपका। कानून में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी वारंट के, और यदि उसके पास कोई सामग्री मिलती है, कोई आपत्तिजनक राजद्रोह से संबंधित सामग्री मिलती है, तो उसको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के, अप टू 2 ईयर्स। यानी बिना वारंट के संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी तलाशी ली जा सकती है और बिना किसी ट्रायल के उसको जेल भेजा जा सकता है। तो ये बड़ा दंडात्मक कानून आया। इसमें यह भी प्रावधान था जो प्रेस की शक्तियां हैं उनको कम कर दी गई, और जिसके ऊपर चार्ज होता था, जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था, उसको यह भी नहीं पता था कि हमारे ऊपर आरोप क्या है। वह अपने डिफेंस में कोई वकील भी नहीं रख सकता, और इसके बाद जब वह रिलीज भी होता है तो तमाम बंदिशें, एक तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, दूसरी बात रिलीज होने के बाद उस पर इतनी बंदिशें थी कि वह किसी भी प्रकार की गतिविधियों में, ना तो राजनीतिक गतिविधि, ना धार्मिक गतिविधि, और यहाँ तक शैक्षणिक गतिविधियों में भी वह व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार का दमनकारी कानून किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के नाम पर उसको गिरफ्तार कर लेना, बिना ट्रायल के सजा देना, अपनी बात कहने का अधिकार भी ना देना, तो एक बहुत ही दमनात्मक कानून आया। और उस समय जो नागरिक अधिकारों के संदर्भ में चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी, उस पर यह कुठाराघात था। गांधी जी ने इसका विरोध किया, अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। तो इस काले कानून को के संदर्भ में गांधी जी का रिस्पांस क्या है, अन्य नेताओं का रिस्पांस क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। जनता ने किस प्रकार से विद्रोह किया या विरोध किया, उस बात को हम लोग समझेंगे। आगे यहां पर हम लोग देखेंगे पब्लिक रिस्पांस क्या है। पहले जैसे हमने कहा, गांधी जी ने ही इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये काला कानून है और इसको वापस लेना आवश्यक है। ये कानून वास्तव में देश की जनता का अपमान है, और अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे तो हम एक अहिंसात्मक रूप से सविनय अवज्ञा चलाएंगे, सविनय अवज्ञा चलाएंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने ये चेतावनी दी। जैसे ही यह बिल
केंद्रीय विधायिका में रखा जाता है और पारित हो जाता है, 18 मार्च को पारित होता है, वैसे ही वहां जो सदस्यगण थे भारतीय वो रिजाइन कर देते हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये नाम जरूरी है, उनको नोट कर लीजिए। मजहरुल हक, और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये रिजाइन, त्यागपत्र दे देते हैं। पूरे देश में विरोध शुरू हो जाता है। गांधी जी ने जब देखा ये वापस नहीं लिया जा रहा है तो उन्होंने अपनी ही अध्यक्षता में बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 24 फेब 1918, 1918। और उन्होंने जब ये पारित हो जाता है, 22 मार्च को लागू भी हो जाता है, तो उन्होंने एक हड़ताल का आह्वान किया कि 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को एक हड़ताल, पूरे देशव्यापी हड़ताल होगी। पूरे देश में अभूतपूर्व ढंग से विरोध शुरू हो गया। जनता जो है, पहले ही जनता को बड़ी आशाएं थी, होम रूल आंदोलन से आशाएं थी, लेकिन एनी बेसेंट ने वो आंदोलन समाप्त कर दिया। तिलक जी इंग्लैंड चले गए थे। जनता को आशा हुई और ये दमनात्मक कार्यवाही, दमनात्मक जब कानून आया है तो जनता ने विरोध किया पूरे देश में। अभूतपूर्व ढंग से विभिन्न शहरों में जनता निकल कर आती है सड़कों पर, और खास तौर से जो संगठन बना हुआ था होम रूल का, उसकी बड़ी भूमिका थी। हर एक नगर में संगठन था, दूर दराज के इलाकों में संगठन था। उनके माध्यम से ये सत्याग्रह शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है। और खास तौर से जो दिल्ली का इलाका है, जो गुजरात का इलाका है, और विशेष तौर से पंजाब का इलाका है, यहाँ बड़े उग्र तरीके से आंदोलन शुरू होता है। 6 अप्रैल के पहले ही 30 मार्च को दिल्ली में एक हड़ताल आयोजित की गई, और उस समय जो आर्य समाज के नेता हैं श्रद्धानंद, उनको, स्वामी श्रद्धानंद, उनको जामा मस्जिद में स्पीच के लिए बुलाया जाता है, और वहां से एक जुलूस निकलता है। अंग्रेजी सरकार दमनात्मक कार्यवाही करती है, गोली चलाती है, और उसमें कई लोग मारे जाते हैं, 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ पर हिंसा का शुरू हो जाता है, हिंसा का खेल शुरू हो जाता है ब्रितानी सरकार की ओर। गांधी जी को दिल्ली बुलाया जाता है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उन्हें पलवल में, हरियाणा में है, पलवल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गांधी जी के गिरफ्तारी की सूचना मिलती है तो उसका विरोध पूरे देश में दिखाई देता है। उसका विरोध जो है अमृतसर, पंजाब में बड़ी पैमाने पर दिखाई देता है। और वहाँ पर जब 6 अप्रैल की जो हड़ताल जिसको बुलाया गया था, वहाँ पर भी जब हिंसा हुई तो उसके विरोध में 10 अप्रैल को फिर से एक सभा होनी थी। लेकिन उसके पहले ही 2 महत्वपूर्ण नेतागण जो पंजाब क्षेत्र के थे, अमृतसर इलाके थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, 2 नाम हैं, आप उनको थोड़ा नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और नजरबंद कर दिया जाता है धर्मशाला में। इसको लेकर के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। 10 अप्रैल को वहां पर बड़ी सभा होती है और हिंसा भी होती है। परिणाम स्वरूप वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, सेना तैनात कर दी जाती है और 12 अप्रैल को वहां पर यह घोषित कर दिया गया कि कोई सभा नहीं हो सकती है और 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन आम जनता को इन कानूनों के बारे में सूचनाएं कम थी। परिणाम क्या होता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। वहां जनता इकट्ठा होती है जलियांवाला बाग में। आप जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते हैं वो यहीं से जुड़ा हुआ है, उस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। यहाँ संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं 13 अप्रैल को, और जब लगभग, जैसे हंटर कमीशन ने भी ये माना है कि वहाँ लगभग 10,000 से 20,000 लोग थे, उन पर गोलियां चला दी जाती है बिना किसी चेतावनी के। और एक कांग्रेस के अनुमान के तहत 1,000 से 1,500 लोग मारे जाते हैं। यद्यपि जो सरकारी आंकड़ा है वो 397 का है, 397 का है। पूरी बात विस्तार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में हम आपको बताएंगे, जो इसी के बाद हम लेने वाले हैं। तो ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो पूरा देश सिहर जाता है, पूरा देश परेशान हो जाता है, गांधी जी परेशान हो जाते हैं और वो अंततः 13 अप्रैल को सत्याग्रह जो हो रहा है रॉलेट एक्ट के विरोध में, 18 अप्रैल को इसको स्थगित कर देते हैं। सत्याग्रह स्थगित हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक रिस्पांस के बाद, जनता ने किस तरह से भागीदारी किया है, इसको हम लोगों ने जाना। गांधी जी की भूमिका क्या है, इसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे ये जो सत्याग्रह हुआ है इसका महत्व क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस महत्व को समझेंगे। जैसे ये जो सत्याग्रह हुआ है इसकी सफलता आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि यद्यपि वह तात्कालिक दृष्टि से हटाया नहीं गया रॉलेट कानून, लेकिन वो 1922 में जब फाइनली ये कानून समाप्त होता है तो यानी लगभग 3 साल जो ये कानून बना रहा, इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। दूसरी बात, अगर आप 1857 के बाद पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो इतनी बड़ी पैमाने पर जन उभार, इतनी बड़ी पैमाने पर जनता का आंदोलन में शामिल होना, सत्याग्रह में शामिल होना, ये पहली बार था और ये राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। यानी 1857 के पहले या बाद में पहली बार व्यापक जन उभार। किसी को अंदेशा ही नहीं था, जो आयोजक, गांधी जी को भी अंदेशा नहीं था, जो भी आयोजक थे सत्याग्रह सभा के, उनको इसका अनुमान ही नहीं था कि जनता का रिस्पांस इस प्रकार से आएगा। सरकार को भी अनुमान नहीं था। इसलिए सरकार जो है वो बहुत परेशान सी हो जाती है। और किस तरह से दिल्ली में हत्याकांड हुआ, किस तरह से गुजरात में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गईं, और पंजाब की घटना, जलियांवाला बाग की घटना का उल्लेख हमने किया, किस तरह से सरकार बिल्कुल किन करता विमूढ़ हो जाती है और विवश हो करके वह गोली चलाने पर मजबूर हो जाती है। तो कैसे जन उभार है ये आपने देखा, इसका अनुमान नहीं था, न तो सरकार को न आयोजकों को। तीसरी बात आप ऐसा समझ सकते हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन है अब वो कमरों से निकल आया है। कमरों, जो पंडालों में कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, नेताओं की मीटिंग हो रही है, कमरों में, पंडालों में, उससे ये बाहर निकल आता है और एक प्रकार से
जन आंदोलन या जन राष्ट्रवाद, उसकी शुरुआत हो जाती है यहां से। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, हमने पहले ही बताया है, राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल जाती है, गति बदल जाती है, तौर तरीके बदल जाते हैं। उसी को थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय आंदोलन जो पहले मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके हाथ में है, वहां से अब ये जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ जाता है। चौथी बात आप ये बता सकते हैं कि जो पहले अप्रत्यक्ष संघर्ष है, आप अप्रत्यक्ष संघर्ष को नरमपंथी विचारकों के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, मॉडरेट्स के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। अनुनय विनय की राजनीति, 3P की राजनीति, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स, जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट स्ट्रगल है, उसके स्थान पर राष्ट्रीय आंदोलन में अब प्रत्यक्ष संघर्ष की भूमिका स्थापित होती है। जनता सड़कों पर आ रही है, अनुनय विनय की राजनीति नहीं है, प्रत्यक्ष संघर्ष की राजनीति शुरू हो रही है। यह भी आप बता सकते हैं इस आंदोलन के दौरान या बाद में जो अंग्रेजी दृष्टिकोण है वह भी परिवर्तित हो जाता है, उसमें परिवर्तन होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन बनता है, कांग्रेस भी अपनी कमेटी बनाती है और इसकी चर्चा पूरे ब्रिटिश संसद में होती है भारत के साथ साथ, तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही कारण है आगे जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो वहां पर इस प्रकार की जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, यद्यपि वह भी एक बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था, जो हिंसा हुई थी वो भारतीयों की ओर से हुई, भारतीयों ने चौरी चौरा कांड को अंजाम दिया था, इसलिए गांधी जी ने वापस लिया था। छठी बात आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो घटना है, दो घटना, एक तो रॉलेट एक्ट और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसने गांधी जी के दृष्टिकोण को ही बदल दिया। गांधी जी पहले ब्रिटिश सत्ता के बड़े प्रशंसक थे, सहयोगी थे, और तमाम घटनाओं ने, तमाम बातों ने, लेकिन उन बातों में दो बातें ये प्रमुख हैं। पहली बात है रॉलेट एक्ट और दूसरी बात है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। तो एक बड़ा परिवर्तन होता है। इनके परिणाम स्वरूप जो गांधी जी हैं वो सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी कहते हैं कि वास्तव में रॉलेट एक्ट के विरोध से ही या रॉलेट एक्ट से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। वह भी इस बात का सत्यापन करते हैं। और फाइनली आप ऐसा लिख सकते हैं, एक नया नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन में, नेतृत्व बदल जाता है, एक नई रणनीति, नए तौर तरीके आते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बाद। जैसे इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में, बड़े नेता के रूप में सामने आते हैं। वैसे तो गांधी जी का करिश्मा भारतीय जनता ने चंपारण में देख लिया था, भारतीय जनता ने अहमदाबाद आंदोलन में देख लिया है, खेड़ा आंदोलन में देख लिया, लेकिन ये आंदोलन क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन है, स्थानीय स्तर के आंदोलन है।
ये अखिल भारतीय आंदोलन नहीं थे। पहली बार गांधी जी अखिल भारत के स्तर पर एक बड़े नेतृत्व के रूप में सामने आते हैं, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त हो जाता है। एक नई रणनीति, सत्याग्रह की रणनीति, यानी राष्ट्रीय आंदोलन सत्य अहिंसा से परिचित होता है बड़ी पैमाने पर। सत्याग्रह की रणनीति आती है बड़ी पैमाने पर अखिल भारतीय स्तर पर। गांधी जी का व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि वह लोगों को आकर्षित कर लेते थे और अपने कुशल निर्देशन के माध्यम से, सफल निर्देशन के माध्यम से, कुशल नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाया, यानी भारत को स्वतंत्र उन्होंने कराया। इस प्रकार से आप गांधी जी का योगदान समझ सकते हैं।